ओके, तो आज का लेक्चर हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का 6th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग हेडिंग डालिए एक बार, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। देखो बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने से पहले कुछ सवाल हैं मेरे दिमाग में, मैं सोच रहा हूँ आपसे पूछ लूँ। तैयार हो? सबसे पहला सवाल, आइसक्रीम सब लोग खाएं? ठीक है। तो वो कुल्फ़ी जो नहीं वो दुकान पे बेचने आता है, टिन 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 घंटी बजाता है, ठेले पे लेके आता है, तो कुल्फ़ी तो खाया सबने। और एक सवाल उस कुल्फ़ी के ऊपर, पहले आप क्या करते हो, आप कुल्फ़ी वाले से कुल्फ़ी मांगते हो, कुल्फ़ी वाला बोलता है 10 रुपये का, आपने कहा ठीक है। वो एक कुल्फ़ी एक बड़ा सा बॉक्स होता है, उसमें छोटे छोटे सांचे होते हैं, है ना, छोटे छोटे सांचे होते हैं। उस सांचे में से एक सांचा निकालता है, उसको फ्रेश वाटर में हल्का सा शेक करता है, फिर निकाल करके आपको कुल्फ़ी दे देता है, ठीक। और फिर से वापस उसी सांचे में वो दूध और बाकी सारी चीज़ें भरता है, उसमें एक स्टिक डालता है और उसको जहाँ से निकाला था उसमें डाल देता है वापस। तो सवाल ये है कि जिसके अंदर वो डाल रहा है वो एक बड़ा सा सांचा होगा ऐसे, है ना, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्शन ऐसे होते हैं, ठीक। एक उसमें ऐसे निकाला, शेक किया और दे दिया। ये जो बड़ा सा सांचा है ना बेटा, तो बताओ इसमें आखिर क्या होगा? इस बड़े से बॉक्स के अंदर ऐसे ऐसे होता है, इससे से उठा रहा है, तो ये जो बड़े से बॉक्स है इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक। ये जो सांचा इसके अंदर डाला गया है वो फ्रीज हो जा रहा है, लेकिन ये जो पानी है यहाँ पर वो फ्रीज नहीं हो रहा है। सोचने वाली बात है, सांचे के अंदर जो पानी भरा गया है दूध के साथ वो फ्रीज हो जा रहा है, लेकिन जिस पानी के अंदर उसको डाला गया है वो फ्रिज नहीं हुआ, ये तो वाटर का एज इट इज वाटर रहा। क्यों ऐसा हुआ? कोई जवाब? नमक, सॉल्ट ने काम किया, ठीक है। दूसरा सवाल, अंडे तो सब लोग खाते हो? नहीं खाते हो? चलो मान लो अगर नहीं भी खाते हो तो कोई बात नहीं। अंडे उबालने वाला, आप किसी अंडे वाले दुकान पे जाइए तो आप देखेंगे कि जो अंडे उबालने वाला होता है, बेटा क्या हुआ, पैसे, अच्छा सोच रहे हो किसी से अंडे खरीदूंगा, है? तो अंडे उबालने वाले की दुकान पे आप जाओ तो वो जब अंडे उबालता है तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल देता है। उससे दो ऑप्शन हो सकता है, या तो अंडे का टेस्ट बदल जाएगा या अंडा जल्दी उबल जाएगा। बताओ क्या लगता है? अंडा जल्दी उबल जाएगा। तो सवाल है कि क्यों पानी में नमक डालने से अंडा जल्दी क्यों उबल रहा है? बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा सवाल, ठंडे प्रदेश में गए हो कभी? ठंडे ठंडे प्रदेशों में जहाँ का टेम्परेचर 1- में होता है, -1 डिग्री सेल्सियस के आसपास। इतनी अच्छी किस्मत नहीं है, होगी एक दिन होगी। अच्छा वो वहीं का है, ठीक है। बहुत तकलीफ होती होगी ना बेटा, वहाँ का टेम्परेचर मान लो -2 डिग्री सेल्सियस मान लो वहाँ का टेम्परेचर है, तो उस टाइम पे तो वाटर तो फ्रीज हो जाएगा। तो पानी कैसे पीते होगे? नमक डाल के? ऐसे तो तुम मोटे हो जाओगे एकदम, गरम करके। कुछ तो होता होगा ना, या पानी में सा बर्फ़ बना रहता है, बर्फ़ जमा लेते तो इन सब सवालों का जवाब हमें मिलेगा इस छोटे से टॉपिक में जिसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। हेडिंग डालेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और लिखेंगे। नॉर्मली जब हम किसी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं तो सारी प्रॉपर्टी हमेशा डिपेंड करती है जिस भी सॉलिड को आपने डिजॉल्व करा है उस सॉलिड के नेचर के ऊपर। बट फ़िलहाल हम जिसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, यहाँ पे जिस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो नेचर पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। हेडिंग डालेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और लिखिए अ properties which depends only on the properties which depends only on the properties which depends only on the number of solid particle, not its nature।
ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल नॉट इट्स नेचर। वो सिर्फ सॉलिड पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करता है, इसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ नंबर पे डिपेंड करे, नेचर पे डिपेंड ना करे, उसे क्या बोलोगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलोगे। क्लियर होगा? गुड। चलिए देख लेते हैं हमारे पास कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। टोटल 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं और उनमें से सबसे पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और एक मिनट पहले सबकी लिस्ट बना देता हूँ। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है जिनके बारे में डिस्कशन करना है। स्टेप वाइज सबके नाम लिख देता हूँ। सबसे पहला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसे RLVP बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसे EBP बोलेंगे। तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे DFP बोलेंगे। और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे OP बोलते हैं। आपके पास ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है जिनके बारे में एक एक करके हमें डिस्कशन करना है। सबसे पहले जिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो होगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हेडिंग डालेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इससे पहले कि मैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में बात करूं, आपको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पता होना चाहिए। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पहली हेडिंग डालेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, हम पहले इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। आओ देखते हैं। सोचो ज़रा, मैंने एक सॉल्वेंट लिया, प्योर सॉल्वेंट। ध्यान से देखना बेटा, मैंने क्या किया, एक प्योर सॉल्वेंट लिया और इस प्योर सॉल्वेंट का, जब मैंने ये प्योर सॉल्वेंट लिया है तो ये प्योर सॉल्वेंट को जैसे मैं गर्म करूँगा तो इसके हर एक पार्टिकल इवेपरेट होकर के गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको राउल्स लॉ में सिखाया था। ये प्योर सॉल्वेंट है, जैसे मैं इसको गर्म करूँगा हर एक पार्टिकल इवेपरेट होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और उससे एक प्रेशर क्रिएट करेगा, जिसे क्या बोलोगे? वेपर प्रेशर। मान लीजिए इसका वेपर प्रेशर है P0। अब चूंकि ए क्या है? सॉल्वेंट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PA0। क्लियर है? अब इसमें इस PA0 में मैंने एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिला दिया। तो जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाऊंगा, मैं 7 पार्टिकल यहाँ दिखाया हूँ, तो ऐसे 7 मुझे यहाँ भी दिखाना चाहिए। 7 पार्टिकल मैंने यहाँ भी दिखा दिया और इसमें से कुछ पार्टिकल्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के हैं। मैं मान लो 3 पार्टिकल्स मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बना दिया। तो इस बार क्या वो तीनों पार्टिकल इवेपरेट होंगे बेटा? नहीं होंगे। अब जब वो 3 पार्टिकल इवेपरेट नहीं होंगे तो इस टाइम पे क्या वेपर उतना बनेगा जितना बनना चाहिए? नहीं बनेगा। अब अगर वेपर उतना नहीं बना जितना बनना चाहिए तो कुछ तो वेपर में कमी आई होगी ना। अब इस टाइम पे जो वेपर का प्रेशर है उसे मैं PA मान लेता हूँ। पहले कितना था? PA0, अभी कितना हो गया? PA। तो क्या कुछ कमी हुई वेपर में? जो कमी हुई उसे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसको मैं लिख देता हूँ डेल्टा P से। तो क्या कोई मुझे बताएगा डेल्टा P क्या होगा? पहले कितना था? PA0 पहले था, अभी कितना हो गया?
PA हो गया। तो अगर मैं PA नॉट में से PA को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मुझे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मिल जाएगा बेटा? हाँ या ना? मिलेगा ना? ठीक है, तो PA इक्वल्स टू PA नॉट माइनस PA। तो ये डेल्टा PA आ गया। डेल्टा PA का मतलब क्या हुआ बेटा? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब एक बात बताओ जल्दी से, यहाँ तक तो सबको पता है, क्या किसी को राउल्ट्स लॉ याद है? क्या होता है राउल्ट्स लॉ? अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग PA की वैल्यू किसकी इक्वल होती है? PA नॉट इंटू एक्स से, क्या यही होता है? और फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन XA प्लस XB की वैल्यू क्या होती है? 1। तो अगर कहीं पे XA लिखा हुआ है तो उसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस XB लिख सकता हूँ। ये दो बातों का ध्यान रखते हुए हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अब बताओ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हो गया बेटा? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा PA दिस इज इक्वल्स टू PA नॉट माइनस PA। अब आप मुझे बताइए PA नॉट, PA की जगह क्या लिख दूँ? PA नॉट इंटू एक्स है, तो मैंने लिखा PA नॉट माइनस PA नॉट इंटू एक्स ए। अब आप मुझे बताइए अगर दोनों में मैं PA नॉट कॉमन कर लूँ तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो क्या आएगा? PA नॉट दिस इज इक्वल्स टू, PA नॉट को कॉमन कर लूँ 1 माइनस एक्स ए। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं एक्स ए इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी लिख सकता हूँ तो एक्स बी इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस एक्स ए लिख सकता हूँ या नहीं? तो आप मुझे बताइए यहाँ पे 1 माइनस एक्स ए की जगह क्या लिख दूँ? एक्स बी लिख दूँ। तो आप कहेंगे कि ये आया PA नॉट इंटू एक्स बी। ये किसकी वैल्यू आई? डेल्टा PA की। डेल्टा PA है क्या बेटा? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर में कितने की कमी हुई। क्या हो अगर मैं इसको इधर ले आकर रिलेट कर दूं, दोनों को एक साथ रिलेट कर दूं तो आ जाएगा डेल्टा PA डिवाइडेड बाई PA नॉट। यही होगा डेल्टा PA डिवाइडेड बाई PA नॉट, दिस इज इक्वल्स टू XB। डेल्टा PA जो है वो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, और उस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को मैंने ओरिजिनल प्रेशर वेपर प्रेशर से रिलेट कर दिया, तो ये पूरा पोर्शन क्या बन गया? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दिस इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अब आप बताइए रिलेटिव एंड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अगर मुझे पता करना है तो बेसिकली मैं सिर्फ क्या निकाल लूँगा? XB निकाल लूँगा, काम हो जाएगा। आप सबको पता है XB की जगह पे हम लिख सकते हैं NB डिवाइडेड बाई NA प्लस NB, लेकिन आप सबको ये भी पता है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए XB की वैल्यू NA अपॉन NA प्लस NB लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या लिख दूँ? फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन बताओ क्या लिख दूँ बेटा? XB दिस इज इक्वल्स टू NB डिवाइडेड बाई NA। अगर ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट करूँ तो फाइनली मैं यहाँ पे एक और लाइन लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल्स टू NB डिवाइडेड बाई NA। क्या कोई दिक्कत? ये रहा आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फिर से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? फिर से बताओ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में सबसे पहले हमने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकाला, बाद में उसको ओरिजिनल वेपर प्रेशर से रिलेट कर दिया, वो बन गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर है? गुड। इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे, फिर जा करके हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, फिर से लिख दूँ। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला आपके पास है डेल्टा PA डिवाइडेड बाई PA नॉट, दिस इज इक्वल्स टू XB, दिस इज इक्वल्स टू NB बाई NA, दिस इज इक्वल्स टू NB की वैल्यू क्या होती है बेटा? WB बाई MB इंटू MA बाई WA।
ये आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है जो मैंने अभी भी आपको लिखा। इसी फॉर्मूले के बेस पे एक छोटा सा सवाल लिखें। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन at a certain temperature, the vapor pressure of pure benzene at a certain temperature is 0.850, 0 P नॉट है इसकी वैल्यू 0.850, यूनिट है इसकी बार, 0.850 बार। ठीक। अ नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड, अ नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड, ये पी ए नॉट की वैल्यू दिया है। नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड जिसका मास, अ नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड, वेट 0.5 ग्राम, वेट 0.5 ग्राम, एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, ये WB दिया है और ये WA हो गया आपका 39 ग्राम, एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। कोई मुझे मोलर मास बेंजीन का बताएगा, याद हो किसी को तो? बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। तो मोलर मास ऑफ बेंजीन कैलकुलेट कर लोगे? बताओ क्या है बेटा मोलर मास ऑफ बेंजीन? 102, कितना होगा? 78 ग्राम। देखो 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 6, तो 72 तो इसका हो गया प्लस 6 कितना हो गया? 78। तो इसका मोलर मास 78 दिया है। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 0.845, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी पी की वैल्यू दिया है 0.845 बार। व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस? व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस यानी कि जो सॉलिड है उसका मोलर मास पूछ रहा है। सीधे फॉर्मूला है आपके पास, देखिए PA0 यानी कि प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया है और बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया है सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया। और क्या दिया है? WB यानी कि सॉल्यूट का मास दिया है। MB पूछ रहा है, जबकि WA WB आपके पास है, WA MA आपके पास है। सीधा फॉर्मूला आपने लगा दिया। क्या लगाया बेटा बताओ? डेल्टा PA डिवाइडेड बाई PA0। इसकी डेल्टा PA की वैल्यू क्या होती है? PA0 माइनस PA अपॉन PA0। दिस इज इक्वल्स टू WB बाई MB मल्टीप्लाइड बाई MA बाई WA। सारे वैल्यू उठा करके पुट करो। PA0 की वैल्यू है 0.850 माइनस ये इसकी वैल्यू है 0.845 डिवाइडेड बाई 0.850। दिस इज इक्वल्स टू WB की वैल्यू है 0.5 मल्टीप्लाइड बाई MA की वैल्यू है 78 डिवाइडेड बाई WB की वैल्यू है WA की वैल्यू है कितना? 39 मल्टीप्लाइड बाई MB की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आप फटाक से सॉल्व करते हैं। MB की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 78 मल्टीप्लाइड बाई 0.85 डिवाइडेड बाई 39 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे क्या आएगा? 0.05 या 005 क्या आप कैलकुलेट हो जाएगा? चलो जल्दी से कैलकुलेट करो।
तो इससे आपने क्या किया, जस्ट 2 टाइम्स गया, ठीक। अब यहाँ पे आपने क्या किया, कितने टाइम्स जाएगा, क्या बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 1 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अच्छा 2 × 0.5 से मल्टीप्लाई करके 1, मतलब आप ये नीचे डिवाइड नहीं, काटना नहीं चाह रहे, ठीक है, आपकी मर्जी है। ये लो, मैंने इसको लिखा 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 1, तो आ गया ये 0.85 डिवाइडेड बाई 0.005, यही हुआ ना। अब बताओ कितना आया आंसर, कैलकुलेशन हो गया, कितना आया, 170 ग्राम। बहुत ही आसान सवाल था, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा। नेक्स्ट हेडिंग हमारा होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, इससे पहले कि हम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के बारे में बात करें, हमें जानना होगा कि आखिर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो पहले डेफिनेशन लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। आप में से कोई बताना चाहेगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एनीवन? टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉयल करता है, गरीबों वाला बताया तुमने। वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, लिखेंगे अ टेम्परेचर एट विच, हेड नाली बॉइलिंग पॉइंट और लिखेंगे अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, a temperature at which vapor pressure of liquid will be equal to atmospheric pressure. The vapor pressure of liquid will be equal to atmospheric pressure. A temperature at which vapor pressure of liquid will be equal to atmospheric pressure called boiling point. तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसे हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अब एक बात बताओ, अगर कोई भी लिक्विड बॉयल हो रहा है तो इसका मतलब उसका जो वेपर प्रेशर है वो बहुत तेज़ी से बनना चाहिए। जितनी जल्दी वेपर बनेगा, क्या उतनी जल्दी वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, उतने कम टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल होगा। तो अब मुझे बताइए, वोलेटिलिटी क्या वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली। अगर लिक्विड ज़्यादा बॉयल है तो वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। हाँ, तो वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन्वर्सली? हाँ, तो वोलेटाइल का मतलब कोई लिक्विड कितनी जल्दी इवेपरेट हो गया, तो जितनी जल्दी वो इवेपरेट होगा उतना ज़्यादा वेपर बनेगा, यानी कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोलेटिलिटी। दूसरी बात, वोलेटिलिटी बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली होगा या इन्वर्सली? इन्वर्सली होगा, क्योंकि कोई भी लिक्विड जल्दी इवेपरेट हो रहा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो लिखेंगे वोलेटिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। अगर लिक्विड मोर वोलेटाइल है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, अगर लिक्विड लेस वोलेटाइल है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई भी प्योर लिक्विड है, प्योर सॉल्वेंट है, तो बड़ी तेज़ी से इवेपरेट हो रहा है। अगर उसमें आपने नॉन वोलेटाइल सॉलिड डाल दिया तो नॉन वोलेटाइल सॉलिड डालने की वजह से उसकी वोलेटिलिटी क्या हो जाएगी? कम। और वोलेटिलिटी अगर कम हो गई तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस बात का पता लगाने के लिए मैं एक ग्राफ बनाता हूँ। यहाँ पे मैं प्रेशर लिख रहा हूँ,
और इस तरफ मैं लिख रहा हूँ टेम्परेचर, टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर ग्राफ। सोचो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा क्या किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ेगा, हाँ या ना? तो टेम्परेचर बढ़ता गया, वेपर प्रेशर बढ़ता गया, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बन गया। ये देखो टेम्परेचर बढ़ता गया और वेपर प्रेशर बढ़ता गया। ये प्योर सॉल्वेंट का है। सॉल्यूशन की वजह से क्या वेपर कुछ कम हुआ होगा? अगर हमने प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाल दिया तो सॉल्यूट की वजह से, अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाया था, सॉल्यूट डालने से कुछ मॉलिक्यूल इवेपरेट नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या हुआ था? डाउन हुआ था। तो अगर वेपर प्रेशर डाउन हो रहा तो ये पूरा का पूरा ग्राफ डाउन हो जाएगा बेटा, है ना? तो ये इतना डाउन हो गया पूरा, हमने पूरा ऐसे इतना डाउन करके लिख दिया। ये किसका ग्राफ है? सॉल्यूशन का। ये ग्राफ सॉल्यूशन का है, ये ग्राफ प्योर सॉल्वेंट का है। एक टाइम है, ये देखो ये रहा, मैंने प्रेशर रखा जिसकी वैल्यू 1 atm है। अब बताओ नॉर्मल कंडीशन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का प्रेशर कितना होता है? 1 atm। तो मैंने कहा कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊँ वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो एक ऐसा टेम्परेचर आपको ज़रूर मिलेगा जिस पर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। क्या वो यही वाला टेम्परेचर है? तो इसे हम TB बोल देंगे। क्योंकि ये प्योर है तो क्या बोल दो? TB नॉट। TB नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। TB का मतलब क्या हुआ? बॉइलिंग पॉइंट। नॉट का मतलब क्या हो गया? प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हो गया। जैसे मैंने सॉल्यूट डाल करके इसका सॉल्यूशन बना दिया। अब बताओ ये वाली लाइन इस सॉल्यूशन वाले ग्राफ को कहाँ पे कट कर रही है? आगे बढ़ाना होगा या पीछे? ये इसको कट करना है तो मुझे क्या करना होगा? थोड़ा सा आगे बढ़ाना होगा। यहाँ पे कट हो रहा है, तो जहाँ पे ये कट हो रहा है वो टेम्परेचर एक बार चेक कर लेते हैं। वो टेम्परेचर ये है, ये जो टेम्परेचर होगा इस बार बॉइलिंग पॉइंट होगा। पहले प्योर सॉल्वेंट जो था यानी कि प्योर वाटर, वो इस टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा था। अभी मैंने क्या कर दिया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। तो जैसे मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने की वजह से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इतना बढ़ गया। तो ये जो इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है इसको मैं डेल्टा TB बोलूँ अगर, तो क्या मुझे डेल्टा TB की वैल्यू कैलकुलेट करके कोई बताएगा? डेल्टा TB की वैल्यू किसके इक्वल होगा? TB माइनस TB नॉट। तो मैंने लिख दिया TB माइनस TB नॉट। TB का मतलब क्या हुआ? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। TB नॉट का मतलब क्या हुआ? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? गुड। अब ज़रा मुझे बताइए कि अगर मैं डेल्टा TB की वैल्यू पता करने की कोशिश करूँगा तो आप कहेंगे कि सर जितना ज़्यादा, ध्यान से सुनना, जितना ज़्यादा सॉल्यूट डालोगे, सॉल्यूट डालने की वजह से उसका वेपर उतना ही कम होता चला जाएगा और इस वजह से इतना ज़्यादा गैप इसके अंदर आता चला जाएगा। यानी कि डेल्टा TB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। सवाल ये है कि कॉन्सेंट्रेशन में हमने बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन पढ़े हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। यहाँ पे आपको एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन यूज करना है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट ना हो। तो बताइए जब मोलैरिटी और मोलैलिटी की बात आती थी तो कौन था जो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं था? मोलैलिटी। इस वजह से मैंने यहाँ पे कौन सा कॉन्सेंट्रेशन यूज किया? मोलैलिटी यूज किया। अगर आपने मोलैरिटी यूज कर दिया तो मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे मोलैरिटी यूज करने के बाद भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे टेम्परेचर चेंज करोगे कॉन्सेंट्रेशन बदल जाएगा। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो एग्जैक्ट डेटा नहीं देगा, इस वजह से हमने यहाँ पे मोलैलिटी यूज किया। मैं लिख देता हूँ वेरी स्मॉल m इज मोलैलिटी। ओके गुड। प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो मुझे एक कांस्टेंट लगाना होगा। यहाँ पे मैंने कांस्टेंट KB लगा दिया, KB इंटू m। अब यहाँ से अगर मैं कहूँ डेल्टा TB क्या है तो डेल्टा TB इज़ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके KB क्या है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। स्मॉल m क्या है? मोलैलिटी। क्या किसी को मोलैलिटी का फॉर्मूला याद है? स्मॉल m का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन, अगर मैं ग्राम लिखता हूँ तो क्या करना पड़ेगा? 1000 से
मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं ग्राम लिख देता हूँ तो 1000 से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, थोड़ा सा और इसे लिख लेते हैं, WB/MB इंटू WA मल्टीप्लाइड बाई 1000। अगर मैं मोलैलिटी का यह फॉर्मूला यहाँ पे यूज करूँ तो मुझे एक फाइनल फार्मूला डेल्टा TB का मिलेगा। दिस इज इक्वल्स टू KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WA। वेयर बताओ बेटा, WB क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। WA क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। MB क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एक बार इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे फिर आगे। ये आपका फाइनल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ। तो अब बताओ, अंडे उबालने वाले ने नमक मिलाया पानी में, तो अच्छा एक मिनट, इससे पहले कि ये सब बताऊं, ठंडे पानी में कोई चीज़ जल्दी पकती है गर्म पानी में? तो जितना ज़्यादा गर्म होगा उतनी जल्दी पकेगी। तो पहले पानी का टेम्परेचर, नॉर्मल पानी का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। एक बार फिर से देख लो, किसी भी लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर तक गर्म नहीं किया जा सकता, या उसके फ्रीजिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर तक नहीं ले जाया जा सकता। कोई भी लिक्विड होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट से लेके बॉइलिंग पॉइंट के बीच वाला जो रेंज है उसी तक उसे गर्म किया जा सकता है, ठीक है ना? तो बताओ, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। यानी वाटर को, नॉर्मल वाटर को 0 से लेकर के 100 डिग्री के बीच में ही रखा जा सकता है, उससे ज़्यादा गर्म नहीं किया जा सकता। तो नॉर्मल वाटर में जब कोई खाना पकता है उस केस में वाटर का टेम्परेचर मैक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन सॉल्ट वाटर में जब कोई खाना पकता है तो सॉल्ट वाटर में सॉल्ट है, सॉल्ट होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा होगा, इस वजह से वो 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर तक गर्म हो सकता है। तो एक खाना पक रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, एक खाना पक रहा है 110 डिग्री सेल्सियस पे। क्या लगता है कौन जल्दी पकेगा? 110 वाला जल्दी पकेगा। इसीलिए सॉल्ट जो अंडे पकाने वाला है उसने सॉल्ट डाला था ताकि जल्दी अंडा पक जाए और उसका चूल्हा ज़्यादा देर तक ना जले और LPG की बचत हो जाए, क्योंकि वैसे भी LPG बहुत महंगी है। थोड़ा सा नमक डाल करके इतने सारे LPG बचा दे रहा, दूसरी बात उसका टाइम बच रहा है, तो दोनों काम उसका हो रहा है, ठीक है ना? ओके, तो नोट कर लिया, ये रहा आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको अपनी कॉपी नोट करेंगे, इस पर एक क्वेश्चन करेंगे। एक सवाल लेकिन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, फॉर्मूला सबको पता, नहीं बताऊंगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, लिख लीजिए। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, ठीक? फुल स्टॉप। एट व्हाट टेम्परेचर water will boil at 1.03 bar. Water will boil at 1.03 bar. KB की वैल्यू दिया हुआ है, KB की वैल्यू दिया हुआ है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब आप, हो सकता है कि आपके दिमाग में आए कि ये 0.13 बार का मतलब क्या हुआ। तो 0.13 बार का मतलब क्या हुआ? 180 एम्परेज। 0.13 बार का मतलब क्या हुआ?
वो सॉरी 1.013 बार है ना, कितना है 1.013 बार। 1.013 बार का मतलब 1 ATM, सेम वही है। ये जो 1 ATM है, इसी 1 ATM को अगर बार में कन्वर्ट करोगे तो 1.013 बार होगा। तो यानी कि वो कहना चाहता है कि आप मुझे क्या निकाल के दे दो, TB निकाल के दे दो, जबकि उसने TB नॉट दे दिया है। अब आप कहेंगे हमें तो TB नॉट पता ही नहीं है। क्या किसी को पता है TB नॉट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बताओ। 373.15। ठीक है, नोट करें इसे और फटाफट इसे सॉल्व करें। जब तक आप सॉल्व करेंगे तब तक मैं इसे रेज करूँगा। ओके, फटाफट मुझे वो डेटा दे दीजिए जो दिया है। सबसे पहले मुझे KB बताइए कितना दिया है। KB कितना दिया बेटा? 0.052, 0. सिर्फ 5 दिया है, 52 दिया ना, केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया है? वाटर का मास यानी कि WA की वैल्यू दिया है 1 किलोग्राम, दैट मीन्स 1000 ग्राम। कोई बात नहीं, एनीवे। और क्या दिया है? WB की वैल्यू दिया है, WB की वैल्यू दिया है 18 ग्राम। क्या MB की वैल्यू किसी को पता है? मोलर मास ऑफ कितना है? 180, तो 180 ग्राम। ठीक है, मोलर मास ऑफ B की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, ये पड़ेगी। मोलर मास ऑफ A की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको KB दे रखा है, WB दे रखा है, MB दे रखा है, WA दे रखा है। क्या निकलेगा? डेल्टा TB। तो डेल्टा TB दिस इज इक्वल्स टू KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB मल्टीप्लाइड बाई WA। तो KB की वैल्यू आ गई 0.52 इंटू WB की वैल्यू आ गई 18 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB की वैल्यू है 180 इंटू 1000, यही है ना। तो इसने इसको मार दिया, कोई दिक्कत नहीं, 1/10 आया। तो क्या हो गया आंसर? 0.052 डेल्टा TB की वैल्यू आ गई। हमें एक और फॉर्मूला यूज करना है जिसमें डेल्टा TB की वैल्यू आएगी TB माइनस TB, क्या हो? TB नॉट माइनस TB, यही होगा, या TB माइनस TB नॉट? TB माइनस, ठीक है, तो TB माइनस TB नॉट कर लेता हूँ। अब बताओ TB नॉट दिया है क्या? कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, या आप कह सकते हैं 373.15 केल्विन। अब यहाँ से मैं इसका फॉर्मूला यूज करता हूँ, डेल्टा TB दिस इक्वल्स टू TB माइनस TB नॉट। तो बताओ TB की वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल्टा TB प्लस TB नॉट। डेल्टा TB की वैल्यू अभी भी आपने कैलकुलेट किया 0.052 प्लस 373.15। बताओ आंसर कितना आएगा बेटा? 373 पॉइंट क्या बेटा? 202 केल्विन। ठीक है, 18 ग्राम ग्लूकोज डालने से ये फ़ायदा हुआ कि थोड़ा सा आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होगा अगला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पहले इसे नोट कर लें फिर आगे बढ़ें। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट में कोई कमी। इससे पहले कि मैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की बात करूं, मैं चाहता हूं कि फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन दे दो। लिखो फ्रीजिंग पॉइंट।
आप ये मत बोलना टेम्परेचर एट विच एन लिक्विड विल फ्रीज, क्या होगा? लिखें अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ a temperature at which vapor pressure of liquid will equal to vapor pressure of its solid phase. अगर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर इसके सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल किसी टेम्परेचर पे हो जाए तो उस पर कोई लिक्विड फ्रीज होना शुरू हो जाता है और हम बोलते हैं कि ये टेम्परेचर इस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट है। आसान है ना? चलो चेक करते हैं, देखते हैं। देखो बेटा, सेम वही ग्राफ फिर से मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा अलग तरीके से। ग्राफ तो वही है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे वेपर प्रेशर लिख देता हूँ और यहाँ पे टेम्परेचर लिख देता हूँ। किसी भी लिक्विड फेज के लिए वेपर प्रेशर का ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, जबकि सॉलिड फेज के लिए वेपर प्रेशर का ग्राफ कुछ ऐसे आता है। ये जो वेपर प्रेशर है ये लिक्विड फेज का है और ये किस फेज का है बेटा? सॉलिड फेज का है। यानी कि ये अगर मैं कहूँ कि ये प्योर वाटर का है तो ये इतना किसके लिए होगा? आइस के लिए होगा। ठीक, प्योर सॉल्वेंट। अगर मैं कहूँ फिर से वही ग्राफ है, सॉल्वेंट में मैंने सॉल्यूट डाल के उसको बना दिया सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन बनाने पे उसका जो वेपर है थोड़ा सा तो अंतर आएगा, वेपर में चेंज आएगा तो वेपर प्रेशर में भी चेंज आएगा। मैं कहूँगा इसका मतलब वेपर प्रेशर कुछ डाउन हुआ होगा और फाइनल मैं एक ग्राफ बनाता हूँ कुछ इस तरीके से। ये किसके लिए है? सॉल्यूशन के लिए। पहले ये लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल होता था कुछ इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जिसे आप बोलते हैं TF नॉट। नॉट का मतलब प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे आपने सॉलिड डाल के उसे सॉल्यूशन कन्वर्ट किया, वो थोड़ा सा नीचे होकर अब इस बार यहाँ पे आकर के कट कर रहा है। अब ये जो पॉइंट है ये है आपका TF। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो गैप है, इस गैप को क्या बोलोगे? डेल्टा TF। तो मुझे जल्दी से बताओ डेल्टा TF इस बार क्या है? TF नॉट माइनस TF। क्या यही होगा? हाँ या ना? ये हो गया डेल्टा TF। फिर से वही, जितना वेपर में कमी होगी, जितना लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा, क्या इसके बीच का गैप भी उतना ज़्यादा होता चला जाएगा? सोचो, और ये और नीचे से ले आता, यहाँ पे कट करता था, इतना ज़्यादा गैप आ जाता, और नीचे आता वो यहाँ पे कट करता था, इतना ज़्यादा गैप आ जाता। हाँ या ना? तो गैप कैसे बढ़ेगा? इन दोनों का गैप बढ़ेगा अगर इन दोनों का गैप बढ़े। तो आप सिंपल सीधे शब्दों में बोल सकते हैं कि डेल्टा TF दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फिर से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा सॉल्यूट का उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर चेंज होगा। कुछ पूछना है बेटा? नहीं, गुड। तो डेल्टा TF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। फिर से बताओ कॉन्सेंट्रेशन में यहाँ पे क्या लिखूँ? मोलैरिटी या मोलैलिटी? मोलैलिटी। क्यों? क्योंकि ये एक टेम्परेचर है, यहाँ पे हमने यूज किया है। टेम्परेचर जहाँ जहाँ यूज करोगे वहाँ मोलैलिटी यूज करोगे, जहाँ टेम्परेचर यूज नहीं होगा वहाँ पे मोलैरिटी यूज होगा। तो इस केस में फिर से वही हो गया, डेल्टा TF का फाइनल फॉर्मूला आ गया KF इंटू मोलैलिटी, वेयर डेल्टा TF इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, KF इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। ओके, स्मॉल m है मोलैलिटी। फाइनली मोलैलिटी का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करूँगा तो डेल्टा TF की वैल्यू आएगी KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WA।
where WB is the mass of solute, WA is the mass of solvent, and MB, this is the molar mass of solute। ठीक, इसे अपने कॉपी में नोट करें। फिर इस फॉर्मूले पे एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए बेटा इस पर। वन ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, 1 ग्राम ऑफ नॉन, एक मिनट एक बार फिर सुनना। अभी तक हमने जो तीनों पढ़े हैं ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन कौन से? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये तीनों तभी काम करेंगे जब सॉल्यूट आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। आप सोच रहे हो नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब एक ऐसा सॉलिड जिसको पानी में डालने पे टूटे ना। NaCl के लिए काम नहीं करेगा, ये ग्लूकोज के लिए काम करेगा, यूरिया के लिए काम करेगा, KCl के लिए काम नहीं करेगा, CH3COH के लिए काम नहीं करेगा। ठीक है ना? कोई भी सॉल्ट ऐसा है जो टूट जाए, जैसे Na2CO3 नहीं काम करेगा, H2SO4 नहीं काम करेगा, K2SO4 नहीं काम करेगा। ये उसके लिए काम करेगा जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि जो पानी में डालने के बाद अपने आप को तोड़ नहीं रहा है। ठीक है, आगे मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा वांट ऑफ फैक्टर, फिर जाके इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अभी नोट करेंगे 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन it decreases its freezing point by 0.40 केल्विन। यानी कि जाने अनजाने में उसने क्या दे दिया? डेल्टा TF की वैल्यू दे दिया। ठीक है, 0.40। KF की वैल्यू दिया है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। KF की वैल्यू है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है ना बेटा? फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आइए एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या दिया है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आप जब तक नोट करेंगे तब तक मैं इरेज करूँगा इसे। तो एक बार मुझे बता दीजिए क्या क्या दिया है। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट या यानी कि WB की वैल्यू दिया है। कितना दिया है बेटा? 1 ग्राम। WA की वैल्यू दिया है 50 ग्राम। KF की वैल्यू दिया है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल। ओके, और क्या दिया है? और डेल्टा TF की वैल्यू 0.40। चलो हमें क्या निकालना बेटा? MB की वैल्यू निकालना है ना। तो डायरेक्ट बताइए MB का फॉर्मूला लगा दो। MB दिस इज इक्वल्स टू KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TF इंटू WA। KF की वैल्यू दिया हुआ है 5.12 इंटू WB दिया है 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TF है 0.40 मल्टीप्लाइड बाई 50।
हो, बताओ आंसर कितना आएगा? 2.56 इंटू 100 256। टू 256 है, ठीक है, 256 ग्राम पर मोल। ठीक है, ओके ओके, मैं ओके बोल रहा था, एक ही हो गया। तो एक लास्ट नोट पॉइंट लिखेंगे। ये जो KF और KB है, ये जो भी आपने सॉलिड डाला है उसके बहुत, ये कई चीज़ों पे डिपेंड करती है। लिखें, एक पॉइंट लिख लेंगे, द वैल्यू ऑफ KF एंड KB, द वैल्यू ऑफ KF एंड KB, एक नोट पॉइंट है ये। हम लोगों ने ये टॉपिक जितना तीनों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लिया तो इसमें KF और KB निकल। KF क्या है बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट डिफ्यूजन कांस्टेंट, और KB क्या है? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। लिखें, द वैल्यू ऑफ KF एंड KB विच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर अपॉन सॉल्वेंट। अब KF किसके लिए होता है? सॉलिड के लिए। फ्रीज हो रहा है ना, सॉलिड हो रहा है। जब सॉलिड होगा तो सॉलिड मेल्ट होता है, तो बताओ क्या, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्यूजन। जब भी कभी कोई सॉलिड मेल्ट होता है तो उसे क्या बोलते हैं? फ्यूजन। उस दौरान कोई हीट की ज़रूरत पड़ती है, उसे फ्यूजन एनर्जी बोलते हैं या हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, वहाँ से एक रिलेशन क्रिएट होता है KF, दिस इक्वल्स टू R किसी को पता है क्या है? गैस कांस्टेंट। MB क्या है? मोलर मास ऑफ सॉलिड। और यहाँ पे सॉलिड, ये जितनी भी कांस्टेंट होते हैं 1 के लिए होते हैं, यानी MA मोलर मास ऑफ सॉलिड इनटू फ्रीजिंग पॉइंट, KF है ना, फ्रीजिंग पॉइंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000। हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जितनी बार भी मोलर मास यूज होता है वो हमेशा किस में यूज होता है? ग्राम में। कभी किलोग्राम में यूज नहीं करते, इसलिए हम 1000 यूज कर रहे हैं। मल्टीप्लाइड बाई हीट ऑफ फ्यूजन। डेल्टा का मतलब चेंज इन, H का मतलब हीट, FUS लिख देता हूँ, इससे पता चल जाता है ये फ्यूजन की बात कर रहे हैं। तो KF की वैल्यू यहाँ से इस फॉर्मूले से निकलेगी। सेम इसी तरीके से हम KB की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, R इंटू MA इंटू TB का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000। एक मिनट, बॉइलिंग पॉइंट तब होगा जब वेपर बनेगा, तो इस टाइम पे जो हीट यूज करेंगे वो कौन सा हीट होगा? हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो डेल्टा वेपराइजेशन। अगर हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है, हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है और TF की वैल्यू दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, तो आप KF की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया हुआ है, TB की वैल्यू दिया हुआ है, MA आपको पता है, MA का मतलब क्या हो गया? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। नोट कर लें इसको। आपको फिर भी मैं बता रहा हूँ, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये हर बार क्वेश्चन में दिया रहता है। KF और KB की वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा, लेकिन जब आप JEE का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, JEE एडवांस का क्वेश्चन, JEE मेंस में तो दिया होगा, लेकिन JEE एडवांस के क्वेश्चन भी दिया नहीं होगा, क्योंकि उसमें टाइम देता है प्रॉपर वो, तो वो ये देने के बजाय ये दोनों दे देगा। अब ये दोनों तो दे देगा, आपको KF की वैल्यू निकालना होगा, फिर जो KF की वैल्यू निकालना होगा उसको फॉर्मूले में पुट करना होगा। टाइम लगता है, क्योंकि पूरे 1 घंटे में सिर्फ 17 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं आपको। JEE एडवांस के पेपर में 17 क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करने होते हैं पूरे 1 घंटे के पेपर में, यानी कि सिर्फ 50 क्वेश्चन होते हैं 3 घंटे में सॉल्व करने के लिए। और आपको अगर JEE एडवांस क्वालिफाई करना है, सबको 50 क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को मात्र 25 क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। अगर आपने 25 क्वेश्चन कर लिया 3 घंटे में, 3 घंटे में 25 क्वेश्चन का मतलब कितना हो गया? लगभग 8 क्वेश्चन पर आवर।
यही तो हुआ अप्रॉक्सीमेटला। और अगर आपकी मान लो आपकी ओबीसी कैटेगरी है तो 25 भी ज़रूरत नहीं है, 20 से काम चल जाएगा। और अगर आपकी एससी कैटेगरी है तो 15 से काम चल जाएगा, एसटी है तो 5 से काम चल जाएगा। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, जो कि आप में से कोई ना हो तो ये अच्छी बात। इस बार आप यकीन शायद ना माने, इस बार जो जेईई का पेपर हुआ उस जेईई के पेपर में फिजिकल हैंडीकैप्ड का जो कट ऑफ गया 0.005 परसेंटाइल बना। यानी किसी ने बस एक सवाल सॉल्व किया पूरे पेपर में तो भी कट ऑफ लेकिन उस कट ऑफ से क्या होगा, कौन सा कॉलेज मिलने वाला है उसे, है ना। कट ऑफ तो क्लियर करने, कॉलेज तो तब मिलेगा जब आपकी रैंक अच्छी हो, ठीक। यानी कि अगर आप जेईई मेंस में 50,000 के अंदर लेके आते हैं रैंक तो आपका अच्छा कॉलेज आपको आराम से मिल जाएगा। अच्छा कॉलेज का मतलब जिसका प्लेसमेंट अच्छा हो। देखो इंजीनियरिंग में कॉलेज देख करके जाते हैं, मेडिकल में नहीं। मेडिकल में कोई भी कॉलेज मिले, सरकारी हो चले जाना, लेकिन इंजीनियरिंग में सरकारी और प्राइवेट दोनों एक तरफ हैं और दोनों में कंपेयर करना है तो आप पता है ये नहीं देखोगे सरकारी है या गवर्नमेंट, ये देखोगे कि किसका प्लेसमेंट अच्छा है। इंजीनियरिंग हमेशा प्लेसमेंट देख के जाया जाता है। जिस कॉलेज में बाहर निकलते समय कंपनियां आकर के आपको प्लेस करके लेके चली जाए वही कॉलेज बेस्ट होता है। चाहे, और उसका रीज़न है इंजीनियरिंग कॉलेज की फ़ीस नहीं होती ज़्यादा, पूरे एक साल की ज़्यादा से ज़्यादा फीस कितनी होगी, 1.5 लाख रुपये। मैक्सिमम फीस इंजीनियरिंग कॉलेज की 1.5 लाख रुपये एक साल की होती है। आईआईटी की ज़्यादा है वो अलग बात है, ट्रिपल आईटी की ज़्यादा है चलेगा, लेकिन बाकी प्राइवेट कॉलेजेज में वीआईटी और बिट्स अगर जाते हैं तो 2.5 लाख तक जाएगा, अदरवाइज़ नहीं। एमबीबीएस करना है प्राइवेट कॉलेज से तो एक साल का कम से कम नहीं तो आप 20 लाख रुपया मान के चलो। इसीलिए प्राइवेट एमबीबीएस वाले बच्चे प्लीज़ सपना ना देखें प्राइवेट वाला, आपको एक गवर्नमेंट सीट चाहिए। और इंजीनियरिंग वाले अगर अच्छे प्राइवेट कॉलेज में भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से प्लेस्ड हो जाएंगे। फाइनल ईयर में उन्हें उनके पास कम से कम नहीं तो 10 लाख का पैकेज तो होगा ही। बस चिल करें। हैं, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते, बहुत हो गई सारी ज्ञान की बातें, ठीक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।